एक्चुअली टेक्नोलॉजी ऐसी होती है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होती है। ये आ रही आवाज मैडम। चलिए ठीक है, थैंक यू, बस मुझे समझ में इस तरह से रिप्लाई कर दे। मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस प्लीज। जी थैंक यू प्लीज। माय सेल्फ ताहिरा बानो एडवोकेट, और मैं जो है वो बेसिकली बिलोंग टू हूँ कराची से, और मैं यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज की प्रैक्टिस करती हूँ। ठीक है, से मैंने जो है अपना लॉ ग्रेजुएट 2017 2016 के अंदर। उसके बाद फिर हमने जो है वो सिटी कोर्ट की एनरोलमेंट ली और फिर हाई कोर्ट की एनरोलमेंट ली। मसलन से मैं हाई कोर्ट एनरोल्ड हूँ, और मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का काम टिल रजिस्ट्रेशन, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टिल लिटिगेशन तक जो है वो हम देखते हैं इसका काम। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारा, हम दूसरी और चीजों में भी डील करते हैं, लेकिन मोस्टली जो 80% काम है वो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ही है। ठीक है। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अगर हम डिफाइंड करें तो किस तरह से करेंगे ये मैं आपको पहले बताऊं। सामने नाम लेते हैं ना किसी लेमैन के सामने, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हम डील करते हैं, तो उनके जहन में वही जो है वो कॉमन प्रॉपर्टीज लाइक प्लॉट, घर, शॉप, इस टाइप की चीजें आती हैं कि जी शायद हम उस प्रॉपर्टी के अंदर डील करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली जो है, आप अपने स्किल्स, आप अपने इंफॉर्मेशन और जो नॉलेज आपके पास है उसको यूज करते हुए अगर कोई क्रिएशन करते हैं, तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत वास्ट ब्रांच है लॉ की, लेकिन जो है सिर्फ कुछ ही चीजें हैं जिसके अंदर जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर डीलिंग होती है, और कुछ ही चीज के बारे में जो है वो लॉज जो है वो मौजूद है। ठीक है। यानी कि जो इनेक्टेड लॉज है, जो जिनके बाकायदा जिनकी बुक्स वगैरह हैं और जिनके रूल्स वगैरह हैं। ठीक है। प्रॉपर सेक्शंस वगैरह जिनके हैं। ठीक है। तो अगर आप वेरिएंट की बात करें या ब्रांचेस की बात करें, आप उसको ब्रांचेस भी बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, या वेरिएंट भी बोल सकते हैं। तो वो सबसे अहम जो वेरिएंट है या अहम सबसे ब्रांच है वो है ट्रेडमार्क लॉज। देन हमारे पास आते हैं कॉपीराइट लॉज, फिर हमारे पास आते हैं पेटेंट के लॉज, और फिर हमारे पास आते हैं डिजाइन के लॉज। ठीक है। मोस्टली जो चीजें हैं, मोस्टली रजिस्ट्रेशंस वगैरह, ओपोजिशंस वगैरह या लिटिगेशंस वगैरह, इन्हीं चार ब्रांचेस के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो होती है। ठीक है। अच्छा, हम अब थोड़ा सा मैं एक एक चीज को जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ कि बेसिकली जो है वो ट्रेडमार्क क्या है, और जो है वो आपका ट्रेडमार्क क्या है और उसका फायदा क्या है, और उसको रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगी, और इसकी हिस्ट्री जो है वो कितनी पुरानी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूं कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस कोई न्यू ब्रांच नहीं है लॉस की। ठीक है। बेसिकली ये बहुत पुरानी जो है वो ब्रांच है। ठीक है, ये बहुत पुराना है, लेकिन इसको जाहिर सी बात है एक नाम नहीं दिया जाता था, लेकिन लोग जो है वो इसको यूज करते थे, और इंटेलेक्चुअल क्रिएशंस जो है वो शुरू से ही होती रही। ठीक है। अच्छा सॉरी। सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रेडमार्क्स की, तो ट्रेडमार्क होते क्या हैं? ठीक है, ट्रेडमार्क ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कोई ऐसा लोगो या कोई ऐसा नाम लगाएं, या कोई ऐसा ब्रांड नेम क्रिएट करें कि जो आपकी प्रोडक्ट या गुड्स को शो कर रहा हो कि वो आपसे बिलोंग टू है। ठीक है। अच्छा, इसकी हिस्ट्री ये है कि 3000 साल पहले जो इंडियन क्राफ्टमैन होते थे ना, वो अपने जो भी आर्टिस्टिक क्रिएशन करते थे उसके अंदर अपना नाम जो है ना वो कुरेदते थे। ठीक है। तो ये समझ लें कि आप इंटेलेक्चुअल क्रिएशन की या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ की जो हिस्ट्री है वो 3000 साल पुरानी है। ठीक है। फिर जो भी पोइट्री करते थे रोमन वाले, उसको भी जो है वो अपना मतलब कि नाम लाजमी उसके अंदर लिखा जाता था। ठीक है। आपने देखा होगा कि कोई शायर हो जब भी कोई गजल लिखता है एंड में अपना नाम जरूर लिखता है। ठीक है, क्यों? ताकि वो ये शो करता है कि जी ये जो चीज है, ये जो क्रिएशन है, ये उसकी है। ठीक है। इसके अलावा ट्रेडमार्क जो है, आज आज के जमाने में ट्रेडमार्क की बहुत ज्यादा जो है वो डिमांड भी है, और बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है मार्केट के अंदर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक छोटी सी चीज को लें, जैसे हम चाय की पत्ती का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। हमें नजर आती है लिप्टन, हमें नजर आती है टपाल, हमें नजर आती है दानेदार। ठीक है। इसके अलावा और भी वाइटल टी भी हमें नजर आती है। ठीक है। तो हर किसी की पैकिंग, हर किसी का नाम, हर किसी का ब्रांड नेम जो है ना वो एक दूसरे से अलग है। ठीक है। वो अलग क्यों है?
वो ये चाहते हैं ताकि जब भी कोई चीज़ हमारी कोई खरीदे तो उसे लगे कि हाँ, ये हमारी कंपनी से लिया हुआ है इसने, या ये जो प्रोडक्ट है ये हमारी कंपनी से बिलॉन्ग करता है, ठीक है? तो ट्रेडमार्क का मकसद बेसिकली यही होता है कि आप अगले बंदे को ये शो करें, या आप जो है परचेज़र के माइंड में ये आए कि बेसिकली प्रोडक्ट जो है वो किस चीज़ से बिलॉन्ग टू है, ठीक है? ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जो है वो डील करता है हमारे पास ट्रेडमार्क रजिस्ट्री का ऑफिस, ठीक है? ये हमारे सबसे पहले जो है वो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है होल, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर जो है वो रजिस्ट्री आती है, ठीक है? ट्रेडमार्क रजिस्ट्री जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन, आपकी एग्ज़ामिनेशन, इसके अलावा आपकी जो है वो अपोज़िशंस वगैरह तक डील करती है, फिर ऑर्डर देती है। उसके बाद जो ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रार का ऑर्डर है वो अपीलेबल होगा बिफोर द हाई कोर्ट। अच्छा, ये बात भी नोट डाउन करने वाली है कि अगर जो है आपका ऑर्डर कराची के अंदर हुआ है, क्योंकि हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ऑफिस जो है वो कराची में भी है और लाहौर में भी है, ठीक है? तो अगर आपका रजिस्ट्रार ने ऑर्डर पास किया है कराची के अंदर, तो फिर आप कराची की हाई कोर्ट के अंदर या सिंध हाई कोर्ट के अंदर आप अपील फाइल करेंगे, और अगर जो है वो लाहौर में किया है तो आप जो है वो लाहौर के जो है वो पंजाब का जो हाई कोर्ट है वहाँ पे आप अपील फाइल करेंगे, ठीक है? जी, ये इस्लामाबाद में ना रजिस्ट्री है लेकिन वहाँ पर ना हियरिंग्स नहीं होती, ठीक है? जो बेसिकली इस्लामाबाद में जो ऑफिस है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन की हद तक है, लाइक एप्लीकेशन वो लेते तो हैं लेकिन वहाँ पे आज तक मतलब कि मैंने वहाँ पे हियरिंग अटेंड नहीं की है। हियरिंग्स वगैरह जो होती है ना वो लाहौर या कराची में ही होती है, ठीक है? अच्छा, मीनव्हाइल अगर बीच में किसी को कोई क्वेश्चन हो ना तो प्लीज़ मैसेज करते ना, ताकि हम जो है ना वो अ, नहीं, नहीं, बिल्कुल इर्रेलेवेंट नहीं होते। एड्रेस ऑफ पार्टीज़ आपको देने पड़ेंगे, लाज़मी देने पड़ेंगे। एड्रेस ऑफ पार्टीज़ तो देखिए, पार्टी का तो एड्रेस आपकी एप्लीकेशन से ही स्टार्ट हो जाता है ना, क्योंकि हमें जो है, चलें अगर आपने क्वेश्चन किया तो मैं आपको बता ही दूँ कि रिक्वायरमेंट्स क्या है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशंस की, ठीक है? तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट नेम एंड एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट होता है, ठीक है? इसके अलावा जो लोगो या ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम आपने रजिस्टर कराना होता है वो आपको देना होता है। अगर कलर्ड में आप देंगे तो अगर आप कलर्ड में यूज़ करेंगे, तो आप फिर कलर्ड में अप्लाई करेंगे, और अगर जो है आपने ब्लैक एंड व्हाइट यूज़ करना है तो आप ब्लैक एंड व्हाइट देंगे। इसके अलावा फिर क्लास आपने बतानी होती है कि जी आप किस क्लास में करा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो है ना वो जो सारे बिज़नेसेस वगैरह या सारी जो प्रोडक्ट्स वगैरह ना वो डिवाइड हुई हुई हैं तकरीबन 45 क्लासेस के अंदर। तो उसको जो है ना फिर हम देखते हैं कि जी ये जो प्रोडक्ट है या ये जो सर्विस है ये किस क्लास में आ रही है। तो फिर जो है ना हम उसको उसी हिसाब से फिर फाइल करते हैं, ठीक है? इसके अलावा पीरियड ऑफ यूज़ आपको बताना होता है कि आप ये जो ट्रेडमार्क है यूज़ कब से कर रहे हैं। पीरियड ऑफ यूज़ जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि प्रायर यूज़र अगर आप हैं किसी अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के, तो वो आपके लिए ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल है, क्योंकि ट्रेडमार्क का बेसिकली मकसद ये है कि आप इसको यूज़ करें। ट्रेडमार्क सिर्फ़ करवा के रखना जो है वो कोई आपको जो है वो नहीं करता, ठीक है? देखिए डिपेंड करता है कि मतलब कि आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर कराची का है, लेकिन उसका ऑर्डर लाहौर में हुआ है, तो वो लाहौर में अपील फाइल करेगा, बिल्कुल यही बात है, वो अपील में ही फाइल करेगा, ठीक है? अपील लाहौर में ही फाइल करेगा, क्योंकि जहाँ का ऑर्डर होगा ना, वो वहीं के हाई कोर्ट के अंदर जो है ना, वो अपीलेबल होगा, ठीक है? अच्छा, अब हम आते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की तरफ, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ जो है, वो होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ये होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके साथ उनकी ख़ासियत, उनका नाम जो है वो जुड़ा ही रहता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे सोन हलवे की बात करें तो हम बात करेंगे मुल्तान का सोन हलवा, ठीक है? फिर हम जो है वो इस तरह से डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स होती हैं, ठीक है? जिस तरह से अब मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, जैसे कराची की जो है वो निहारी मशहूर है, ठीक है? कुछ चीज़ें जिनके साथ इन बॉन्ड हम शुरू से ही सुनते हुए आ रहे हैं, जी सोन हलवा किसका अच्छा है? मुल्तान का अच्छा है। बासमती चावल कहाँ के अच्छे हैं? ये आपके पाकिस्तान के, ठीक है? बासमती, जैसे बासमती हो गया, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर आती हैं, वो इंडिकेट करती है कि वो किस इलाके से जो है वो आई हैं, ठीक है? कीनिया जो है ना, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नहीं है, कीनिया जो है ना ये आपका एक ब्रांड है, ठीक है? अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में किसी को भी एक्सक्लूसिव राइट नहीं मिलता कि वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को यूज़ करे, ठीक है? तो इसीलिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अगर आपने उसको, ये गवर्नमेंट जो है ना ये अप्रूव करवाती है कि जी अब ये जो नाम है ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होगा,
ये हमारे मुल्क की पहचान बनेगा, ना कि किसी एक बंदे या एक कंपनी की पहचान बने। ठीक है, ये रेपुटेशन मतलब कि उस चीज के साथ रेपुटेशन जो है वो जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कॉपीराइट की। कॉपीराइट के अंदर जो है लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क। लिटरेरी वर्क मीन्स बुक्स, आर्टिकल्स, आपका कोई भी पीस ऑफ वर्क हो, लाइक ड्रामे का प्लॉट हो, कहाँ सॉन्ग के लिरिक्स हो, या कोई वीडियो हो। ठीक है, आर्टिस्टिक वर्क ये सब आता है। इसके अलावा पेंटिंग्स, पेंटिंग्स वगैरह, पोइट्री वगैरह। ठीक है, पोइट्री से हमारा शायरी वगैरह, ये सब जो है ना, ये सब जो कवर करता है वो कॉपीराइट कवर करता है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि जी ओनली जो आपका जो क्रिएटर है, आगे वो सामने वाले बंदे को ऑथराइज करेगा कि जी कि वो इस चीज को कॉपी करे। ठीक है, तो वो ये इसीलिए जो है ना वो कॉपीराइट ऑब्टेन करना होता है, और ये जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एक बहुत वास्ट ब्रांच है। इसके अंदर काफी सारी चीजें कवर होती हैं। ठीक है, इसकी जो डोमेन है वो लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क है। राइटिंग, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्क हो गया, जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस होते हैं, उसको जो है ना मतलब कि ये सिक्योर करता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और, ये एक्सप्रेशन को सिक्योर नहीं करता, ये आइडिया को सिक्योर नहीं करता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ना जहन में एक आइडिया सोच रहे हैं, लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करें, और अगला बंदा सामने वाला उसको एग्जीक्यूट करके आ जाए और आप कहें कि जी ये तो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, तुमने किस तरह से एग्जीक्यूट कर लिया, या ये कि मैं तो पहले से इसके बारे में सोच चुका था, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर आपने कोई चीज सोची है तो आप उसको एग्जीक्यूट करें। ठीक है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट में सामने लेके आएंगे, जब भी फिर आपको जो है ना उसकी उसकी प्रोटेक्शन जो है ना वो मिलेगी। ठीक है। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स क्या है कि भाई कौन सा वर्क है जो कॉपीराइट हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए कोई मेरिट नहीं है। ठीक है, लेकिन कि भाई ये आर्टिस्टिक वर्क अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आर्टिस्टिक वर्क आपका क्या होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल होना चाहिए। नहीं, बिल्डिंग हाँ, देखिए ये जो बिल्डिंग डिजाइन्स वगैरह होते हैं ना, देखिए अगर आप लेआउट की बात करें, यानी ये उसके अगर आपने कोई नक्शा बनाया है ना, तो वो आपका कॉपीराइट के अंदर आता है। लेकिन अगर ओवरऑल आप बिल्डिंग की बात करें, तो वो जो है ना वो डिजाइन के अंदर कवर होता है। नेक्स्ट मैं आपको डिजाइन के ही बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है। अच्छा, डिजाइन जो है वो ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के जो आउटर फीचर होंगे ना, वो आपके डिजाइन के अंदर कवर होते हैं। ठीक है, आउटर फीचर लाइक पेंसिल है। ठीक है, आपने अच्छा, डिजाइन के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है आपका शेप और दूसरा आपका आता है ये क्या नाम है उसका, ऑर्नामेंटल पैटर्न हम उसको बोलते हैं। ठीक है, ऑर्नामेंटल पैटर्न से मुराद ये है कि कोई प्रिंटिंग हो तो उसको हम जो है ना वो कहते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कोई नया शेप लॉन्च किया है, फॉर एग्जांपल किसी बॉटल का नया शेप लॉन्च किया है, तो फिर आप उसको डिजाइन के अंदर रजिस्टर कराएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको, अगर आप बॉटल की शेप पुरानी है लेकिन आप उसके ऊपर कोई नया प्रिंट डालते हैं, तो वो ऑर्नामेंटल पैटर्न हो जाता है, और ऑर्नामेंटल पैटर्न भी जो है वो आपका डिजाइन के अंदर रजिस्ट्रेबल है। ठीक है। अच्छा, डिजाइन के लिए भी यही आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट है कि ये कि जो है डिजाइन जो है वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए, किसी की कॉपी नहीं हो। ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्रियल डिजाइन जो है वो आप किस किस प्रोडक्ट का करा सकते हैं, तो उसकी भी बहुत सारी वैरायटी है, लाइक वॉचेस, ज्वेलरी, फैशन एंड लॉन्ड्री आइटम, इंडस्ट्रियल और मेडिकल इम्प्लीमेंट हो गए, हाउसवेयर हो गए। हाउसवेयर से मुराद ये कि चमचे का डिजाइन भी हो, छुरी का डिजाइन हो, या ये कि घर की कुर्सी हो उसका डिजाइन है, एलसीडी है उसका डिजाइन है, मोबाइल फोन है उसका डिजाइन है। और जो है जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई वुडन की कोई स्टूल है उसका डिजाइन है। तो कोई लिमिट नहीं है कि भाई कि इसका डिजाइन आप रजिस्टर्ड हो सकता है या उसका नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो, और सेकंड बात ये कि जो डिजाइन है वो आप बार बार क्रिएट कर सकें, उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो। ठीक है, कॉपीराइट पे मैंने बात की कि वो स्कल्पचर जो है ना, देखिए स्कल्पचर क्या होता है, मतलब कि पुतला टाइप जो जो बनाते हैं। ठीक है, हम नहीं, पेटेंट कॉपीराइट नहीं हो सकता। पेटेंट जो है वो काफी अलग चीज है, मैं नेक्स्ट में पेटेंट ही बताऊंगी आपको। ठीक है। अच्छा, तो सॉरी,
डिजाइन के अंदर जो है, जो चीज आप रजिस्टर कराएंगे ना डिजाइन के अंदर, उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होनी चाहिए, यानी कि वो बार 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 आप उसको बना सके, ठीक है। कॉपीराइट के अंदर मैंने बात की कि स्कल्पचर जो है ना वो कॉपीराइटेड होते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो मास्टरपीस होती है, जो कि वंस क्रिएटेड ओनली वंस, ठीक है, वो आपकी कॉपीराइट के अंदर रजिस्टर्ड होंगी। यानी कि मास्टरपीस जो होगा, जो कि एक के बाद तो कोई बनेगा ही नहीं, ठीक है। 3D की बात कर रही हूँ, 2D की बात नहीं कर रही, क्योंकि 2D तो डिजाइन में आएगा ही नहीं, ऑर्नामेंटल पैटर्न के अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। डिजाइन के अंदर 3D आता है शेप के अंदर, और कॉपीराइट के अंदर जो 3D की रजिस्ट्रेशन होगी वो मास्टरपीसेस वगैरह होगी। ये देख, सॉरी, सवाल आप दोबारा करें, एक्चुअली कॉल आ गई थी तो डिस्कनेक्ट हो गया था। ये अभी किसी ने क्वेश्चन किया था, पेटेंट और, हाँ सॉरी, याद आ गया कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो कॉपीराइट भी हो सकता है और पेटेंट हो सकता है, ठीक है। देखिए, मैं पहले जो है ना आपको डिजाइन कंप्लीट होता फिर मैं आपको पेटेंट का बताती हूँ, तो फिर मैं इस क्वेश्चन का ना आंसर भी देती हूँ, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर वो चीजें रजिस्टर्ड होंगी जिसकी आप बार बार जो है ना वो कॉपीज बना सकते हैं, और कॉपीराइट के अंदर वो रजिस्टर्ड होगा जिसकी आप कॉपी नहीं बना सकते, वो वंस क्रिएटेड वंस होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं पेटेंट की। पेटेंट भी जो है वो बहुत पुरानी जो है वो ब्रांच है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, और पेटेंट जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो समझने मुश्किल होता है पेटेंट करवाना, ठीक है। अच्छा, पेटेंट क्या होगा? इंडस्ट्रियल प्रोसीजर, या अच्छा, पेटेंट के अंदर भी जो है ना, या तो आपका प्रोसेस पेटेंट होता है, या आपकी जो है वो प्रोडक्ट पेटेंट होती है, ठीक है। पेटेंट के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो भी चीज है, आइदर वो प्रोसेस है या वो कोई प्रोडक्ट है, वो न्यू और नॉवेल हो। यानी आपसे पहले उसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं हो, या मतलब कि दुनिया में हो ही नहीं वो, ठीक है। तो सबसे अहम चीज ये है कि कि आपकी जो भी प्रोसेस है, वो है प्रोडक्ट, वो नोवेल हो। इसको हम कहते हैं नोवेल्टी। आप क्लेम करते हैं नोवेल्टी कि जी जो मैंने प्रोसेस बनाया है वो आज से पहले नहीं था, और जो है जो प्रोडक्ट मैंने बनाई है वो आज से पहले नहीं है, ठीक है। पेटेंट के लिए भी, हेलो, अच्छा, पेटेंट की जो है वो रिक्वायरमेंट ये है कि उसके अंदर भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए, यानी कि जो प्रोडक्ट या प्रोसेस आपने बनाया है वो बार बार होता रहे यूज। ऐसा नहीं कि आपने एक दफा बना लिया और उसके बाद जो है वो आपने जो है वो उसको बाद बाद में दोबारा नहीं बना सकते, ठीक है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, नोवेल्टी और न्यूनेस, ये सबसे ज्यादा अहम रिक्वायरमेंट है किसी चीज को पेटेंट कराने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब जो कंप्यूटर प्रोग्राम का सवाल था वो मैं इस तरह से जवाब देती हूँ उसका, कि देखें वो ये होता है कि हम बाज दफा हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हम ये वाली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन लें या दूसरी वाली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन लें, ठीक है। अच्छा, जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स का जो भी है, ये आपने देखी जो कोडिंग वगैरह होती है, ठीक है, वो आप कॉपीराइट करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर प्रोग्राम बिल्कुल न्यू है या नॉवेल है, या उससे पहले ऐसा कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं था, तो आप उसकी नॉवेल्टी क्लेम करते हुए उसका पेटेंट भी रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि देखिए, बाज़ दफ़ा क्योंकि देखिए एवरीवन वांट्स कि उसको प्रोटेक्शन मिले और जितनी जल्दी मिल सकती है मिले, क्योंकि एक मेहनत लगी हुई होती है, एक स्किल लगा हुआ होता है। तो पेटेंट के अंदर ना, पेटेंट का प्रोसेस ना लंबा बहुत है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि वो जो है वो कॉपीराइट करवाएं, ठीक है, क्योंकि कॉपीराइट की जो प्रोटेक्शन है, कॉपीराइट का जो प्रोसीजर है ना, वो थोड़ा कम लेंदी है एज कम्पेयर टू पेटेंट, ठीक है। आप साइड बाय साइड दोनों भी करवा सकते हैं, कि आप उसको कॉपीराइट भी करवाएं, और आप जो है उसको नॉवेल्टी क्लेम करते हुए उसका पेटेंट भी अप्लाई करें, ठीक है। अच्छा, पेटेंट के लिए भी रिक्वायरमेंट्स यही है कि नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट चाहिए होता है। इसके अलावा कंप्लीट राइटअप चाहिए होता है। राइटअप से मुराद ये है कि आपका प्रोसेस जो है उसकी क्या क्या स्टेप्स हैं, उसमें क्या क्या मतलब की चीजें इन्वॉल्व हैं, क्या क्या लाइक स्टेप्स हैं, डिटेल्स, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स। और सबसे अहम बात ये है कि आपने
जो आपका प्रोसेस है वो आइदर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन सबसे अहम रिक्वायरमेंट जो है, जो पेटेंट के अंदर है, वो ये है कि इट शुड बी न्यू एंड नोवेल, के सबसे मतलब कि बिल्कुल ही ये नोवेल हो, ठीक है? अच्छा, इस हम जो है वो पेटेंट के बारे में थोड़ा-सा आपको ये बताऊँ कि पेटेंट की जो है वो इंटरनेशनल पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ठीक है? ये जो भी रजिस्ट्रेशन आप पाकिस्तान में कराएँगे ना, वो वैलिड होगी टिल पाकिस्तान ही, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे जी मैंने पाकिस्तान में पेटेंट कराया हुआ है और ये मेरा जो है ना वो चाइना के लिए भी वैलिड हो, ऐसा नहीं होता। आपको अगर वहाँ पे अपनी प्रोटेक्शन चाहिए, तो आपको जो है ना, वहाँ पर अलग से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? पेटेंट के अंदर अच्छा लेकिन आपको प्रायोरिटी के लिए यानी कि ये देखने के लिए कि भई कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर कोई बंदा आपके बाद जो है वो इस ऐसी कोई चीज़ के ऊपर वर्किंग शुरू कर दे। तो आप क्या करेंगे कि आप जो है ना वो अपनी प्रायोरिटी क्लेम करेंगे कि जी मैंने पाकिस्तान के अंदर इतने अरसे पहले एप्लीकेशन फाइल की थी और विदिन 12 मंथ्स जो है वो फिर आप बाहर जो है ना यानी कि जैसे कहीं भी आप अब्रॉड में फॉरेन कंट्री में आप पेटेंट अप्लाई करना चाहें, आप विदिन 12 मंथ्स ऑफ द पाकिस्तान फाइलिंग जो है वो आप कर सकते हैं और फिर आपकी जो एप्लीकेशन की डेट है ना, उसकी फाइलिंग को वो लोग वही डेट कंसीडर करेंगे जो आपकी पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, उसकी ज़रूरत क्यों आई? ठीक है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज़ जो है वो क्यों ज़रूरी है, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये है कि जो इसका सबसे अहम बेनिफिट है कि देखिए अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को या किसी बंदे की मेहनत को सिक्योर नहीं करेंगे, तो फिर उस मतलब कि फिर जो है ना सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी ये चीज़ें खत्म हो जाएँगी, ठीक है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो मैटर करता है बहुत सारी चीज़ों में, सबसे अहम चीज़ ये है कि ये है रिवॉर्ड इंटेलेक्चुअल क्रिएशन का, ठीक है? देखिए ये बिल्कुल एक इंसाफ वाली बात है कि अगला बंदा जो अपनी एफर्ट्स लगा रहा है और अपना मतलब कि क्रिएशन कर रहा है, तो उसकी उस क्रिएशन को सिक्योर किया जाए, ठीक है? इतनी मेहनत से कोई बैठ के बंदा ट्रेडमार्क का लोगो डिज़ाइन करता है, ठीक है? या आपको पता है आर्टिस्ट कितनी मेहनत करते हैं, तो अगर उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी ना, तो फिर ये जो है बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी वाली बात हो जाएगी, ठीक है? फिर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज़ है ना, वो हमारी सोसाइटी के अंदर एनकरेजमेंट और ग्रोथ को जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह से एनकरेजमेंट और ग्रोथ है कि जैसे एक एक दवाई आती है, ठीक है? फ़ॉर्मूला उसका होता है, ठीक है? अच्छा ये दवाइयों के फ़ॉर्मूलाज़ वग़ैरह और दवाइयों की जो मिक्सचर्स वग़ैरह होते हैं ना, ये भी जो है वो आपके पेटेंट होते हैं, ठीक है? तो इस तरह से दवाई आई, ठीक है? अब आपको मतलब कि फिर जो है अगली कोई कंपनी जो है वो कम्पीट करेगी कि भई चलो ठीक है, ये बाहर मुल्क वालों ने बनाई है ना, हम ऐसा करते हैं अपने मुल्क वालों के लिए बनाते हैं लेकिन उसकी कॉस्ट हम थोड़ी कम कर देंगे। थोड़ा उसके अंदर जो है वो चेंजेस करेंगे। तो इस तरह से ये ग्रोथ और एनकरेजमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी के अंदर आती है जस्ट बिकॉज़ ऑफ द प्रोटेक्शन गिवन बाय द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ लॉज़, ठीक है? फिर अच्छा, अच्छा देखिए ये जो कॉपीराइट का लॉज़ है ना ये इस जो बुक्स होती हैं ना वो exempted है फ्रॉम द पायरेसी, ठीक है? क्योंकि देखिए उसके अंदर जो मकसद है ना पायरेसी का वो क्या है कि जी आप अगले बंदे को एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है? तो पायरेटेड बुक्स जो है ना वो मतलब कि इल्लीगल नहीं डिक्लेयर हैं अब तक तो, ठीक है? यानी कि आपको अलाउ है कि आपकी कोई बुक कॉपी करके लेकिन करिकुलम्स की बुक ठीक है, कोई जो हाई हाई प्रोफाइल बुक्स होती है उनकी बात नहीं हो रही। जो करिकुलम्स की बुक होती है क्योंकि देखिए करिकुलम के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें अगर मैट्रिक के कोर्स की बुक की और अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के अंदर जो डेंसिटी की डेफिनिशन है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही होगी। ठीक है ना? तो अब दूसरी बुक वाला कितनी क्रिएटिविटी लेके आएगा उसके अंदर, ठीक है? तो वो इसीलिए बजाय कि मेहनत करने के वो उसी को ही कॉपी कर लेगा। कुछ चीज़ें नहीं हो सकती चेंज, ठीक है? तो इसीलिए जो है ना ये जो बुक्स वगैरह होती है ना पायरेटेड बुक्स करिकुलम की, ये इल्लीगल नहीं है, इनको परमिशन है कि आप जो है ना आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ना वो हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत अहम लाइक रोल प्ले करता है। क्योंकि देखिए अगर आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन नहीं होगी तो सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट नहीं होगी, ठीक है? सोसाइटी के अंदर जो है ना कोई भी क्रिएटिविटी नहीं होगी, सोसाइटी के अंदर आपको वैरायटी नहीं मिलेगी, ठीक है?
नहीं, वो देखिए इंटरनेशनल तो कॉपी नहीं करता कोई, मेरा जहाँ तक ख़्याल है कॉपी अगर होंगी ना इंटरनेशनल वाली, तो वो जो है ना फिर मतलब कि उनको उनका सूट फाइल होता है बाकायदा, ठीक है ना? अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये ऑक्सफोर्ड प्रेस वाले हैं ना, इन लोगों ने एक सूट फाइल किया था, ठीक है? उसके अंदर जो है बाकायदा इन्होंने जो है वो डिक्लेयर करवाया कि हमारी जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और हमने जो है बड़ी मेहनत से बुक्स वग़ैरह जो है वो लाइक डिज़ाइन वग़ैरह पेस्ट दिया हाँ ठीक है, तो इस तरह से जो है ना वो इंटरनेशनल वाली इंटरनेशनल करिकुलम्स की बुक जो है ना वो कॉपी करना अलाउ नहीं है, ठीक है? जो लोकल है वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप अगले को एजुकेट करने के लिए जो है ना वो करेंगे, ठीक है ना? अच्छा अ, अच्छा इन देखिए अब मैं आपको बता रही थी कि सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट किस तरह से होती है, ठीक है? आपने देखा होगा कि पिछले तकरीबन 20 सालों से या 20-22 सालों से कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। हाँ, देखिए लेकिन उसके अंदर जो है ना मकसद क्या है? मकसद ये है ना कि आप एजुकेट कर रहे हैं और पायरेटेड जो जो बुक्स अवेलेबल होती हैं वो लो प्राइस के अंदर होती है ना। बुक्स की पायरेसी इज़ नॉट अ, क्या बोलेंगे इसको? इज़ नॉट अ क्राइम, ठीक है? क्योंकि आपका मकसद क्या है कि आप अगले तक जो है वो नॉलेज पहुँचाना चाह रहे हैं। बेशक वो गलत तरीके से जा रही है लेकिन जा तो नॉलेज ही रही है ना, इसलिए, ठीक है? अच्छा, अच्छा और अगर कोई सवाल है तो आप लोग मेरे ख़्याल से डिस्कशन जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगी बजाए कि मैं अब मतलब कि और ज़्यादा कुछ बताऊँ। कुछ और अगर आपने पूछना है या ये कि मैं प्रोसीजर सबके बताना शुरू कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा-थोड़ा प्रोसीजर बता देती हूँ कि ट्रेडमार्क एप्लीकेशन किस तरह से होती है, तो कॉपीराइट की और डिज़ाइन की और पेटेंट की, ठीक है? तो ऑलमोस्ट जो है वो प्रोसेस सबका सेम ही है और इंटरनेशनली और लोकली भी जो है ना प्रोसेस सेम ही होता है। स्टेप्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है? तो सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपको एक नंबर अलॉट होता है ट्रेडमार्क के अंदर, ठीक है? वही नंबर आगे चल के आपका ट्रेडमार्क नंबर बनता है अगर उसके ऊपर जो है ना वो अ अ आप कॉपीराइट जो बुक्स के लिए लेते हैं ना, वो पब्लिशर्स वगैरह लेते हैं ताकि वो जो है ना ऑथर से परमिशन ले लें कि हम इसकी कॉपीज़ बना सकते हैं या नहीं, ठीक है? पब्लिशर्स वगैरह जो है ना वो कॉपीराइट लेते हैं लेकिन उसके लिए उनको फिर एनओसी वगैरह जमा कराना होता है ऑथर का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ प्रोसीजर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन का, तो सबसे पहले आपकी जो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन है वो फाइल होती है, नंबर अलॉट होता है, वही आगे चल के आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो बन जाता है, ठीक है? अगर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं आता तो। फिर आपकी जो है वहीं पे जहाँ जहाँ का प्रॉब्लम है ना वहीं पे देखिए हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर ये है कि जहाँ इन्फ्रिंजमेंट हो रही हो ना या जहाँ कॉपी हो रही हो, वहीं की ज्यूरिसडिक्शन बनती है। फॉर एग्जांपल अगर कॉपी जो है वो सर्च अच्छा, सर्च ट्रेडमार्क सर्च। अच्छा ट्रेडमार्क अप्लाई करने से पहले अगर आप चाहें तो आप उसको सर्च करवा सकते हैं, ठीक है? उसका फॉर्म होता है फॉर्म टीएम 55 ठीक है? ऑफिशियल सर्च आप निकलवा लें ये देखने के लिए कि आइदर जो आप अपना नाम अप्लाई कर रहे हैं वो पहले से रजिस्टर्ड है या नहीं, ठीक है? थैंक यू, जिसने भी मुझे टोका अच्छी बात है, आपने मुझे बताया, ठीक है? यस हाँ, हम रिकमेंड करते हैं सर्च, ठीक है? ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों तरह से सर्च हो सकती है। तो सबसे पहले तो आप सर्च रिपोर्ट ऑब्टेन करते हैं या ये तो मर्ज़ी है क्लाइंट की कि वो करे या ना करे, ठीक है? कुछ लेकिन कुछ मार्क ना ऐसे होते हैं जो बंदा ना देख के ही बता देगा कि जी कि इसके ऊपर अपोज़िशन आएगी या नहीं आएगी, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कहे कि जी मुझे पेप्सी रजिस्टर करा के दो 32 क्लास में, तो भाई हम तो बोलेंगे भाई आप अपनी फाइल उठाओ और बाहर निकलो क्योंकि हम तो कभी नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि रजिस्टर्ड ही नहीं होगा, ज़ाहिर-सी बात है पेप्सी एक इंटरनेशनल ब्रांड है, तो वो तो कोई भी वो तो नहीं मतलब कि बर्दाश्त करेंगे कि उनके अलावा कोई और रजिस्ट्रेशन ले, ठीक है? अच्छा तो सर्च आप फाइल कर सकते हैं, सर्च के बाद आप जो है एप्लीकेशन फाइल करते हैं, नंबर अलॉट होता है आपको। नंबर अलॉटमेंट के तकरीबन जो है 3 से 4 महीने के बाद आपकी एप्लीकेशन एग्ज़ामिन होती है, ठीक है? तो वो जो है एक किस्म की सर्च के से रिफ्लेक्ट ही करती हुई आपकी एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट होती है, जो कि ये बताती है रजिस्ट्री ऑब्जेक्शन करती है कि जी आपसे पहले ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या पेंडिंग है, तो अब आप ये बताएँ कि हम आपका ट्रेडमार्क क्यों एक्सेप्ट करें, ठीक है? तो आप उसका रिप्लाई देते हैं। जब रजिस्ट्रार आपकी अगर तो रजिस्ट्रार आपकी रिप्लाई से ही सैटिस्फाई हो जाता है, तो वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर इश्यू कर देता है और अगर वो सैटिस्फाई नहीं हुई, तो सैटिस्फाई नहीं होती, तो जो है वो आपको हियरिंग नोटिस इश्यू करते हैं, ठीक है?
अच्छा, ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन के बाद एग्जामिनेशन हर जगह होती है, ठीक है? चाइना हो, यूएसए हो, यूके हो, एग्जामिनेशन जो है वो जो है वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ठीक है? अच्छा, चाहे भले एप्लीकेशन आपकी ट्रेडमार्क की हो, कॉपीराइट की हो, डिज़ाइन की हो, पेटेंट की हो, एग्जामिनेशन जो है वो एक अहम प्रोसेस है जो कि सबके अंदर होगा। इसके अलावा एक्सेप्टेंस भी जो है वो तीनों चारों के अंदर जो है ना वो ज़रूरी है, ठीक है? अच्छा, जब आपका मार्क एक्सेप्ट हो जाएगा, उसके बाद वो फिर एडवर्टाइज़ होगा ट्रेडमार्क जर्नल के अंदर। ट्रेडमार्क जर्नल के अंदर जब वो एडवर्टाइज़ होता है ना, तो उसके बाद फिर 4 महीने का वेट करते हैं कि कोई ऑपोज़िशन तो नहीं आई, थर्ड पार्टी ऑब्जेक्शन तो नहीं आया कोई। जब थर्ड पार्टी ऑब्जेक्शन नहीं आता, तो फिर आपको डिमांड नोट इश्यू होता है, फिर आप उसकी फीस जमा करा के, तो फिर आप जो है ना उसको अ, जो है वो सर्टिफ़िकेट इश्यू करवाते हैं। ये था ट्रेडमार्क का प्रोसेस, ठीक है? इसी तरीके से कॉपीराइट का भी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। कॉपीराइट में आप जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो वो फ़ौरन ही एडवर्टाइज़ हो जाती है, ठीक है? एडवर्टाइज़मेंट के बाद अगर ऑब्जेक्शन आ जाता है, तो ऑब्जेक्शन को जो है वो डिफेंड किया जाता है। अदरवाइज़ ये है कि अगर ऑब्जेक्शन नहीं आता, तो आपको एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट इश्यू होती है। एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट के अंदर जो-जो रिक्वायरमेंट्स होती है, आप वो प्रोवाइड करके, तो फर्दर जो है ना आप उससे अपना सर्टिफ़िकेट वगैरह जो है ना वो इश्यू करवा लेते हैं। ये था कॉपीराइट का प्रोसेस, ठीक है? अच्छा, कॉपीराइट के अंदर मैं आपको बता दूँ कि जो एडवर्टाइज़मेंट होती है ना, वो सिर्फ़ ऐसी कुर्सी होती है कि जो है ट्रेड कर रहे हो जिनको आप, ठीक है? लाइक जो ट्रेडमार्क जिनका लेना ज़रूरी हो, ठीक है? वो आइटम जो कि आप शेल्फ पे रख के बेचें, उसकी एडवर्टाइज़मेंट जो है ना वो होती है, ठीक है? अगर आपने बुक के लिए अप्लाई करना है, प्लॉट के लिए अप्लाई करना है, प्लॉट मीन्स ड्रामे का प्लॉट, या ये कि आपने किसी स्कल्पचर के लिए, पेंटिंग के लिए अप्लाई करना है, तो फिर आपकी एडवर्टाइज़मेंट नहीं होगी, ठीक है? और मोस्टली केसेज़ इस तरह के केसेज़ में आपको 100% चांसेस होते हैं कि आपको कॉपीराइट मिल जाए अगर आपका वर्क ओरिजिनल है तो, ठीक है? अदरवाइज़ नहीं, ठीक है? अच्छा, एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट के बाद फिर आप जो है वो कॉपीराइट का सर्टिफ़िकेट इश्यू करवा लेते हैं, ठीक है? अच्छा, डिज़ाइन के अंदर भी ये तकरीबन सेम यही प्रोसेस है कि आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, आपको नंबर अलॉट होता है, उसके बाद आपको एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट इश्यू होती है, एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट के बाद अगर तो आपके रिप्लाई से रजिस्ट्रार या कंट्रोलर जो है वो सैटिस्फाई हो जाए, तो ठीक है। वो आपका मार्क जो जो आपका डिज़ाइन है वो एक्सेप्ट करके एडवर्टाइज़मेंट कर देते हैं उसकी, और जो है अगर वो सैटिस्फाई नहीं होते तो आपको हियरिंग का नोटिस इश्यू करते हैं, फिर आप हियरिंग अटेंड करके उनको सैटिस्फाई करते हैं। अगर रजिस्ट्रार के पास ये ऑप्शन है, ये अथॉरिटी है कि वो जो है ना मतलब कि हियरिंग के ऊपर भी आपका डिज़ाइन या आपका ट्रेडमार्क रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये ऑर्डर भी जो है वो आपका अपीलेबल होता है, ठीक है? कि आपका जो है प्रिलिमिनरी स्टेज के ऊपर ही जो है ना वो आपके जो उसको रिजेक्ट कर दिया गया आपके डिज़ाइन को और ट्रेडमार्क को, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा अ, एग्ज़ामिनेशन होती है, उसके बाद फिर जो है वो जब सैटिस्फाई हो जाता है रजिस्ट्रार, तो फिर आपकी एडवर्टाइज़मेंट के बाद, अच्छा, एडवर्टाइज़मेंट डिज़ाइन के अंदर जो है ना वो सिर्फ़ जो आप टाइटल के अंदर अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे ना, सिर्फ़ वही एडवर्टाइज़ होता है। प्रॉपर डिज़ाइन पूरा जो है ना वो पिक्चर की फ़ॉर्म के अंदर एडवर्टाइज़ नहीं होता, ठीक है? तो मोस्टली इसी वज़ह से जो है डिज़ाइन के अंदर भी जो है ना वो अपोज़िशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, और आपको फिर जो है वो टाइम पूरा होने के बाद, टाइम लिमिट पूरा होने के बाद जो है ना आपको सर्टिफ़िकेट इश्यू हो जाता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं पेटेंट की, ठीक है? पेटेंट अप्लाई करने से पहले भी आप उसकी सर्च करवा सकते हैं, ठीक है? कि जी आप कोई प्रोडक्ट का नाम दें या प्रोसेस का नाम दें कि जी उसके हवाले से कौन-कौन से पेटेंट पेंडिंग या रजिस्टर्ड हैं। रजिस्ट्री या जो पेटेंट ऑफिस है वो आपको प्रॉपर जो है ना वो एक रिपोर्ट बना के इश्यू करेगा, ठीक है? फिर आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं पेटेंट की, आपको पेटेंट की एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट इश्यू होती है, एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट का आप रिप्लाई देते हैं। अच्छा, पेटेंट के अंदर फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन, सेकंड एग्ज़ामिनेशन, थर्ड एग्ज़ामिनेशन, फोर्थ एग्ज़ामिनेशन, फिफ्थ एग्ज़ामिनेशन यानी हो सकती है, ठीक है? कि जब तक आपका जो एग्ज़ामिनर है वो सैटिस्फाई नहीं होता ना, तब तक वो आपकी फाइल को आगे प्रोसेस नहीं करेगा, ठीक है? वन्स आपका एग्ज़ामिनर सैटिस्फाई हो जाता है, फिर वो आपकी फाइल को आगे प्रोसेस करता है। फिर जो है आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है और फिर एडवर्टाइज़ होती है विद एब्स्ट्रैक्ट ऑफ योर पेटेंट, ठीक है? कि जी पेटेंट का ये एब्स्ट्रैक्ट है, और एक किस्म की समरी टाइप आप प्रोवाइड करते हैं रजिस्ट्री को, वो एब्स्ट्रैक्ट के साथ जो है ना वो आपकी एडवर्टाइज़मेंट होती है। पेटेंट के अंदर भी थर्ड पार्टी ऑब्जेक्शन का चांस बहुत कम होता है, और इसके अंदर भी जो है ना वो फिर आपको इश्यू हो जाता है पेटेंट का सर्टिफ़िकेट।
सील करते हैं हम, बेसिकली हम लॉ के अंदर ही बोलते हैं कि सील हो जाता है पेटेंट, ठीक है। जब पेटेंट आपका सील हो जाता है, फिर आप जो है ना उसको फिर हर साल रिन्यू करवाते हैं, ठीक है। पेटेंट जो है, अच्छा वैलिडिटी बता दूं, ट्रेडमार्क की वैलिडिटी ये है कि जो आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कराएंगे वो आपका 10 साल के लिए वैलिड होगा। जो डिजाइन है वो भी 10 साल के लिए वैलिड होगा। कॉपीराइट जो है वो होल लाइफ के लिए वैलिड होता है। इवन डेथ के बाद 40 साल तक वैलिड रहता है ऑथर की। पेटेंट जो है ना, उसके अंदर जब आपको पेटेंट का सर्टिफिकेट इशू होता है ना, तो लिखा हुआ आता है कि जी आपने पहला रिन्यूअल कब फाइल करना है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर ना काफी ज्यादा टाइम इसके अंदर लग जाता है पेटेंट के अंदर ना, 2 to 3 years, इवन 4 years, इवन 5 to 6 years भी लग सकते हैं, इवन 10 to 13 years भी लग सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको रिन्यूअल भी, और जो है मतलब कि रिन्यूअल जो है वो आपके काफी सारे जो है ना फिर इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि आपको जाहिर सी बात है पेटेंट तो उसी डेट से ग्रांट होगा जिस डेट से आपने फाइलिंग की है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना वो मतलब कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा तो होता है ना, वो उसमें लिखा होता है कि आपने रिन्यूअल कब फाइल करना है। उसके बाद 20 years तक के लिए फिर आप हर साल उसकी रिन्यूअल जो है वो फाइल करते हैं पेटेंट का। और अगर आप जो है वो टाइम के ऊपर रिन्यूअल नहीं फाइल करते, तो आपका पेटेंट जो है वो एक्सपायर होने का चांस होता है, और रजिस्ट्री जो है वो एक्सपायर करती भी है पेटेंट्स को, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई और अगर क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि देखिए लास्ट 10 मिनट्स रह गए हैं, अब थोड़ा सा डिस्कशन अगर हो जाए तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो जो कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे या कोई सवाल करना चाहे, तो कोई कमेंट तो प्लीज सर आप मुझे बताइए। थैंक यू। देखिए जो ओनर होता है ना, ओनर ओनर जो होता है ना, जब जो कॉपीराइट ले लेता है ना, फिर वो ओनर हो जाता है कॉपीराइट का, ठीक है। तो कॉपीराइट ओनर की जो है वो डेथ के बाद भी जो है वो आपका रहता है, ठीक है। कंपनी जो है ना बेशक अगर खत्म भी हो जाए, तो उसके खत्म होने के बाद भी जो है ना वो 40 साल तक उसका कॉपीराइट वैलिड होता है, ठीक है। नहीं, ट्रेडमार्क हर साल रिन्यू नहीं होता। ट्रेडमार्क जो है वो आपका 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग से 10 years के बाद आप रिन्यू कराते हैं, ठीक है। ये सॉरी, जो क्वेश्चन है कि मैम ये कॉपीराइट मतलब एसेस हासिल करना होता है, ये मुझे समझ नहीं आया। नहीं नहीं, कॉपीराइट का मतलब एसेस हासिल करना नहीं होता। कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि आप अगले बंदे को परमिशन दे सकते हैं कि जी कि वो, या आपके पास जो है अगर कॉपीराइट है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अथॉरिटी है कि आप इस चीज को कॉपी कर सकते हैं। कॉपीराइट की वायलेशन या पनिशमेंट की पेनल्टी जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। इसके अंदर क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी हो सकती है, और इसके अंदर जो है ना वो आपकी ये सिविल प्रोसीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। इन्फ्रिंजमेंट का सूट भी फाइल हो सकता है, और जो है एफआईआर वगैरह भी हो सकती है, ठीक है। और इवन जो है एफआईए की जुरिडिक्शन है इंटरनेशनल ट्रेडमार्क्स के अंदर, कि अगर कोई इंटरनेशनल ट्रेडमार्क पाकिस्तान के अंदर लोकली कॉपी कर रहा है, तो एफआईए जो है वो उसके अंदर आ सकती है, और अपना जो है वो एफआईए फिर जो है ना आप कंप्लेन एफआईए के अंदर करवा सकते हैं। तो कॉपीराइट की काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट पेनल्टीज और पनिशमेंट है, ठीक है। अच्छा, ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन के अंदर जो स्टैंडर्ड टाइम है ना, कि अगर कोई थर्ड पार्टी ऑब्जेक्शन नहीं आता, तो तकरीबन जो है ना आपका 10 से 11 महीने का टाइम है। क्योंकि एग्जामिनेशन, उसके बाद फिर एडवर्टीजमेंट, एक्सेप्टेंस, इस सब में जो है वो तकरीबन जो है ना वो आपका 6 से 8 महीने लगते हैं। तो सर्टिफिकेट आते आते तकरीबन आप समझ लें 1 साल का प्रोसेस है।
और कोई अगर क्वेश्चन है तो बताएं। नहीं, रिन्यू नहीं होगा वो रिन्यू नहीं होगा कॉपीराइट की में। अगर ऑथर की डेथ हो जाए तो वो फिर रिन्यू नहीं होगा, फिर आप दोबारा से फ्रेश एप्लीकेशन अपने नाम से फाइल कर सकते हैं उसको, ये कह के कि जी ये तो मतलब कि मेरा है। रिन्यू नहीं होगा ये। ट्रेडमार्क से मुराद ये है कि कोई भी ऐसा मार्क या लोगो जो आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लगाएं, जिससे ये पता चले कि जो प्रोडक्ट है वो आपकी कंपनी से जो है बिलोंग टू करती है। फॉर एग्जांपल जैसे पेप्सी का लोगो देखें, तो सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर पेप्सी का लोगो जब आप देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि जी ये पेप्सी कंपनी ही है। कोका कोला लिखा हुआ नजर आएगा तो आपको पता चलेगा ये कोका कोला है, ठीक है। तो यानी कि देखो चीजें दोनों सेम है, लेकिन उसका नाम या उसका ब्रांड नेम देखते ही जो है ना वो आपको समझ आ जाएगी कि जी ये पेप्सी है तो ये पेप्सी वालों की है, ये कोका कोला है तो ये लोकल है, ठीक है। इस तरह से जो है ना ये ट्रेडमार्क जो है ना इसका मकसद ये होता है, ठीक है, कि आप जो है वो सामने वाले को ये बताएं कि जी ये प्रोडक्ट मुझसे बिलोंग करता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी इसको सॉफ्ट में प्रोवाइड करने की, ठीक है ना। मैं जो ग्रुप के होस्ट हैं मैं उनसे बात कर लूंगी, ठीक है, कि आप तक किस तरह से पहुंचानी है। तो फिर जो है ना ये मैं आपको सॉफ्ट में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। आई थिंक हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, अदरवाइज आई एम गोइंग टू वाइंड अप द लेक्चर। कोई और क्वेश्चन, कोई और इन्फॉर्मेशन, कोई और कमेंट अगर देना है तो प्लीज गो अहेड। Assalamu alaikum ji. I am audible? यस यस। Okay. Thank you very much for enlightening us with all the information regarding covering IPO overall. बहुत शुक्रिया आपका और प्लीज डोंट माइंड एनी इनपुट फ्रॉम माय साइड। इसमें जो ट्रेडमार्क की जो है ना एप्लीकेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं इन आवर डेली प्रैक्टिस। पीपल जनरली लैक अबाउट नॉलेज। कारोबार करने के बाद 10-10, 12-12 साल के बाद जब उनको इंफ्रिंजमेंट का सामना पड़ता है तो देन दे कम अक्रॉस कि यार ये तो कराया बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही और बात कह रहे हैं। somebody जिसने लेटर ज्वाइन किया वो बिजनेस वो सारा इसके ब्रांड का फायदा उठाते हुए वो हम्म, रजिस्टर करा लेता है, क्योंकि ट्रेडमार्क का लॉट ट्रेडमार्क के हवाले से ये कहता है कि जो whoever comes first, जिसने पहले ले लिया है उसका राइट पहले है, ठीक है। नहीं लेकिन पता है मैं थोड़ा सा इसको अगेन आप। अगेन लेट मी कंप्लीट मैम। अगेन ओके ये है कि इसमें इसमें देयर इज नो विजिलेंस के आपको पता लगे कि आपकी इंफ्रिंजमेंट कौन कर रहा है, अनटिल हम्म अनलेस आपके सेल्स में आपके कस्टमर्स आपको बताएं कि जी ये मैंने उठाया था, और वो आपको कंप्लेन आए कि जी आपकी कॉपी ये जो प्रोडक्ट काउंटरफीट प्रोडक्ट है आप इसको कैसे बेच रहे हैं। तो ये जो पब्लिशिंग है और ऑपोजिशन वाला है, इसको मजीद मेरे ख्याल में थोड़ा सा पाकिस्तानी लॉ के अंदर होना चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। जिस तरह मैं देखता हूँ कि फेसबुक पे ये जो वॉइस ऑफ कस्टमर का पेज है ये बहुत ज्यादा एक्टिव है, पीपल डू फॉलो, कमेंट, ऐसी चीजें करते हैं। तो ट्रेडमार्क अथॉरिटीज को इसमें ये करना चाहिए कि इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा सर्कुलेट करें
ताकि लोग विजिलेंस रख सकें कि क्या मेरा कोई कॉपी ब्रांड रजिस्टर कराने जा रहा है, करा चुका है या क्या है। और दूसरी चीज मैं ऐड ये करना चाहूंगा कि ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन में जो बेसिक इंटेंशन होती है कि नॉर्मल कस्टमर को कंफ्यूजन कॉज ना हो जब वो प्रोडक्ट बाय करने लगे। फॉर एग्जांपल रिसेंटली इंडिया के अंदर बहुत बड़ी जजमेंट आई है ओरियो बिस्किट और फैबियो, जिसमें ओरियो वाज एबल टू गेट के फैबियो बिस्किट नहीं बना सकता, सिर्फ इस वजह से कि फैबियो ओरियो ऑल्दो साउंड्स वेरी डिफरेंट, लेकिन उन कंफ्यूजन कॉज करने की लाइवलीहुड के ऊपर वो डिसला हुआ है। इसी तरह हमारे यहाँ लोकल जजमेंट्स में रूह अफ़ज़ा का रूह समर के जो ड्रिंक है, मशरूब है हमारा, उसके ऊपर बहुत बड़ी जजमेंट है और बड़ी वो नॉलेजेबल है कि हमें पता लगता है कि अच्छा ट्रेडमार्क बेसिकली होता क्या है। तो सही बात। क्लियर वर्ड्स का यूज करना समटाइम काफी नहीं होता। वो ये होता है कि अगर वो कंफ्यूजन कॉज कर रहा है तो वो चाहे जितना मर्जी आपने डिस्टिंक्ट बनाने की कोशिश की है वो अलाउ नहीं होएगा। और अगर इट्स ओनली मेयर यूज ऑफ वर्ड, आपने बाकी फैक्टर्स को मद्देनजर रखा है कि उसका रेप्लिका ना लगे, उसकी एग्जैक्ट कॉपी ना लगे, आपने ऐसे एलिमेंट्स अपने डिजाइन के अंदर डाले हैं, तो इट हैज लाइकली चांसेस टू गेट अप्रूव। दिस इज फ्रॉम माय साइड। बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, आपने जो बात की ना कि पहले कोई बिज़नेस कर रहा होता है और वो रजिस्टर्ड नहीं कराता और बाद में आके रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। देखिए रजिस्ट्री का तो ज़ाहिर-सी बात है जो प्रोसेस है वो अप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं कि जी, जो हमारे पास आएगा हम उसको रजिस्ट्रेशन देंगे, ठीक है? लेकिन हमारे यहाँ हाई कोर्ट की जजमेंट है कि बेशक आपके पास रजिस्ट्रेशन है, लेकिन अगर आप प्रायर यूज़र हैं तो फिर प्रायोरिटी आपको दी जाएगी, फिर अगले बंदे का जो है ना, वो जो जिसने बाद में रजिस्टर कराया उसका कैंसल किया जाता है, ठीक है? इसके लिए जो रेमेडी हमारे लॉ के अंदर है, वो ये है कि सूट फॉर डिक्लेरेशन और परमानेंट इंजंक्शन फाइल होता है और जो है साथ-साथ कैंसलेशन भी फाइल होती है। कि जो प्रायर जो आपकी बाद की रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसल किया जाए और हमें डिक्लेयर किया जाए कि जी हम प्रायर यूज़र हैं और जो है, हम ये ट्रेडमार्क पहले से यूज़ कर रहे थे, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए आपको प्रॉपर एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा कि जी वाक़ई आप मार्केट के अंदर इतने अरसे से ये यूज़ कर रहे थे, ठीक है? अच्छा दूसरी बात ये है कि ट्रेडमार्क इटसेल्फ बहुत बड़ा मतलब कि वो है टॉपिक कि इवन जो है इसके लिए 2-3 लेक्चर चाहिए इसको समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इसके अंदर रजिस्ट्रेशन भी है, ऑपोज़िशन भी है, रेक्टिफिकेशन भी है, फिर लॉज़ कौन-कौन से हैं, ये सब जो है वो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा ये था। अच्छा दूसरी बात ये है कि पहले जो है ना ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के अंदर जब मेरे वाले साहब ने काम करना शुरू किया तब सारा काम मैनुअल होता था, ठीक है? यानी इतनी कम एप्लीकेशंस होती थी, ये काम मैनुअल होता था। लेकिन आज जो है ना 2023 में मैंने जब एक स्टूडेंट का विज़िट करवाया, मैंने रजिस्ट्रार साहब से बोला, मैंने कहा रजिस्ट्रार साहब आप मतलब अरे यार क्या हो गया?